हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम ऑर्गेनाइजेशन सीरीज़ को कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा आज टॉपिक आया है IMF। दोस्तों, इससे पहले भी मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, और अगर आप उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को भी देख सकते हो। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि है सार्क, उसका लिंक भी मैं यहाँ आई बटन में दे रहा हूँ, और आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके शार्क के बारे में भी बहुत अच्छे से जान सकते हो। और बाकी दोस्तों, और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बारे में आप मेरी वीडियोस को देख के जान सकते हो। और दोस्तों, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और अपनी जनरल अवेयरनेस के लिए। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है IMF। हम इसको डिटेल में कवर करेंगे और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, तब तक आप वीडियो के लास्ट में पहुँचोगे तब तक आपको बहुत अच्छे से IMF के बारे में पता चल चुका होगा। और हम आज इसमें पाकिस्तान को लेकर भी थोड़ा सा ज़रूर कवर करेंगे कि एक्चुअली में पाकिस्तान का और IMF का मैटर अभी हाल ही में क्या चल रहा है। दोस्तों, इसमें हमारे जो पॉइंट्स में जिसमें हम कवर करेंगे उसमें ये हमारे पॉइंट्स होंगे। व्हाट इज़ IMF, IMF है क्या, IMF की हिस्ट्री, मेंबर स्टेट्स ऑफ IMF, जो कि मेंबर स्टेट्स हैं IMF के फंक्शंस क्या हैं, और IMF एंड पाकिस्तान, IMF और पाकिस्तान के बारे में भी ज़रूर चर्चा करेंगे। दोस्तों, IMF की फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, व्हाट इज़ IMF, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF का फ्लैग है। दोस्तों, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ ए मेजर फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो UN है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन, उसकी ये मेजर फाइनेंशियल एजेंसी भी है। और दोस्तों, मैंने यूनाइटेड नेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो आप एक बार चैनल विजिट करके यूनाइटेड नेशन के बारे में भी अच्छे से जान लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन की मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है, एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वाशिंगटन DC में, यानी कि जो USA की कैपिटल भी है, कंसिस्टिंग ऑफ 190 कंट्रीज। इसके जो मेंबर हैं दोस्तों वो 190 देश हैं। इट्स स्टेटेड मिशन इज वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। दोस्तों, जो इसका मेन मिशन है वो ये है कि जो ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन है उसको बढ़ावा देना है। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दोस्तों जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कंट्रीज़ की, यानी कि उसको भी सिक्योर करना है। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि फैसिलिटेट करना है इंटरनेशनल ट्रेड को, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा देना है। प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स को बढ़ावा देना है, एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी बढ़ाना है, और जो पॉवर्टी है वर्ल्ड के अंदर उसको बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस करना है, यानी कि नेग्लिजिबल लेवल तक लेके आना है। ये दोस्तों इसके मिशंस हैं IMF के। अब दोस्तों, फॉर्म्ड इन 1944, स्टार्टेड 27 दिसंबर 1945। दोस्तों, ये बना तो 1944 में था, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को, एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, प्राइमरीली बाय द आइडिया ऑफ हैरी डेक्स्टर वाइट। मतलब दोस्तों, कि जो ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस थी उसमें वहाँ पे जो प्राइमरी आइडिया दिया गया था IMF के बारे में, वो किसके द्वारा दिया गया था? हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन मेनियार्ड किनीज, और जॉन मेनियार्ड किनीज के द्वारा। इट केम इंटू फॉर्मल एक्सिस्टेंस ऑन इन 1945, यानी कि दोस्तों ये फॉर्मल एक्सिस्टेंस में कब आया था? 1945 में, विद 29 मेंबर कंट्रीज, जिसमें 29 मेंबर कंट्रीज थे। एंड द गोल ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, और उसका जो गोल था दोस्तों वो ये था कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम था उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना था,
यानी कि जो दोस्तों उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बिखर चुका था वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होने के बाद में। इट नाउ प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ द पेमेंट्स। अभी दोस्तों ये एक सेंट्रल रोल निभा रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि दोस्तों कंट्रीज में स्टेबिलिटी, जितने भी ज़्यादातर कंट्रीज हैं जो जो भी इसके मेंबर हैं, सभी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल, उनको बैलेंस मोड में रखने के लिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल रोल प्ले करता है। एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस, और अगर इंटरनेशनल मार्केट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो उसको भी यह काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है। कंट्रीज कंट्रीब्यूट फंड्स टू अ पुल थ्रू ए कोटा सिस्टम। दोस्तों कंट्रीज हैं जो इसमें फंड कंट्रीब्यूट करती हैं, वो एक कोटा सिस्टम होता है जिसके सिस्टम के अंदर कंट्रीज इसमें फंड को कंट्रीब्यूट करती हैं। फ्रॉम विच कंट्रीज एक्सपीरियंस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम से, फिर जिस फंड में से दोस्तों अगर जो कंट्रीज हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं या जिनको बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ से मनी बोरो कर सकते हैं, यहाँ से पैसे दोस्तों ले सकते हैं। एज ऑफ 2016 द फंड हैड XDR 477 बिलियन। दोस्तों जो 2016 के हिसाब से जो फंड है या फंड था वो कितना था दोस्तों, XDR 477 बिलियन। ये XDR दोस्तों इसमें ये क्या है कि ये इसकी जो IMF है इसकी खुद की अपनी ऑफिशियल करेंसी है दोस्तों, जिसको हम यहाँ XDR में दिखा रहे हैं, यानी कि अबाउट US667 बिलियन, यानी कि दोस्तों जो कि 667 US बिलियन डॉलर के बराबर है। द IMF इज रिगार्डेड एज द ग्लोबल टेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। दोस्तों इसको यह भी कहा जाता है कि मतलब मान लो अगर कोई कंट्रीज है जिसको किसी से भी लोन नहीं मिल रहा है या उसको कोई उम्मीद नहीं है और वो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कोलैप्स होने वाली है, तो उस टाइम पे दोस्तों IMF उसकी मदद करता है लास्ट टाइम पे और उसको सहारा प्रदान करता है। जैसे कि दोस्तों अभी पाकिस्तान भी यह प्रॉब्लम फेस कर रहा है। Through the fund and other activities such as the gathering of statistics and analysis, surveillance of its member economies, and the demand for particular policies, the IMF works to influence the economies of its member countries। दोस्तों जैसे कि थ्रू द फंड एंड अदर एक्टिविटीज़, जो फंड और अदर एक्टिविटीज़ होती हैं सच एज गैदरिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस, यानी कि जो दोस्तों हर साल में डाटा अपडेट होता रहता है। सर्विलेंस ऑफ इट्स मेंबर इकोनॉमीज, जो इसके मेंबर है दोस्तों उनकी इकोनॉमीज को यह सर्विलेंस करता रहता है। एंड डिमांड फॉर पर्टिकुलर पॉलिसीज़, और जो कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज़ निकलती हैं दोस्तों, यानी कि क्लाइमेट को लेके या फिर गरीबी, पुअर्टी, हंगर, स्टारवेशन, इन चीज़ों को लेके जो दोस्तों ये पर्टिकुलर पॉलिसीज़ निकालता है जिनके लिए डिमांड होती है वर्ल्ड में, या तो इनसे दोस्तों IMF वर्क्स टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। इससे दोस्तों ये अपने जो मेंबर कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड चेयरवुमेन ऑफ IMF इज बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट। तो दोस्तों फिलहाल अभी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चेयरवुमेन है यहाँ IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वो है बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट क्रिस्टियाना जॉर्जिवा, हु हैज हेल्ड द पोस्ट सिंस 1 अक्टूबर 2019, यानी कि जिन्होंने इस पोस्ट पे जो हैं वो 1 अक्टूबर 2019 से हैं। जो इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं दोस्तों गीता गोपीनाथ, हु प्रीवियसली सर्व्ड एज चीफ इकोनॉमिस्ट, जिसने पीछे चीफ इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग या उस पोस्ट पे सर्व किया था, वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनको फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट किया गया था इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 21 2022, यानी कि जिनको 21 जनवरी 2022 को फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट किया गया था। और जो दोस्तों पियर ओलिवर गोरिंचेस हैं इनको रिप्लेस हुए हैं गोपीनाथ की जगह पे, और अब इनको चीफ इकोनॉमिस्ट का पद मिला हुआ है जनवरी 24 2022 से। अब दोस्तों ये इमेजेस हैं इनकी, ये फोटो आप देख सकते हो, ये हैं क्रिस्टियाना जॉर्जिया जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की, ये गीता गोपीनाथ यानी कि जो दोस्तों डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की इंडियन अमेरिकन, और ये हैं दोस्तों पियरे ओलिवर गुरेंचिस जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF के। अब दोस्तों थोड़ी सी IMF की हिस्ट्री को भी जान लेते हैं, एक्चुअली में IMF की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों IMF वाज ओरिजिनली लेड आउट एट पार्ट ऑफ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। जो IMF था दोस्तों उसको सबसे पहले ब्रेटन वुड पार्ट के सिस्टम के लिए लेड आउट किया गया था, जिस सिस्टम एक्सचेंज एग्रीमेंट इन 1944,
जो कि वुड आउट सिस्टम एक्सचेंज एग्रीमेंट में 1944 में। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, उस टाइम पे दोस्तों ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड तभी खत्म हुआ था। कंट्रीज शार्पली रेस्ड बैरियर्स टू ट्रेड इन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव देयर फॉलिंग इकोनॉमीज। दोस्तों जो कंट्रीज थी शार्पली रेस्ड बैरियर्स टू ट्रेड इन एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव देयर फॉलिंग इकोनॉमीज, जो जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको शार्पली उठा दिया था, बहुत तेजी के साथ बढ़ावा दिया था, ताकि जो उनकी इकोनॉमी फेल हो रही है वो इम्प्रूव कर सके। दिस लीड टू द डिवोल्यूशन ऑफ नेशनल करेंसीज एंड ए डिक्लाइन इन वर्ल्ड ट्रेड। तो इससे दोस्तों क्या हुआ कि डिवैल्यूएशन हुई किसकी, नेशनल करेंसीज की, एंड डिक्लाइन हुआ वर्ल्ड ट्रेड में। दिस ब्रेकडाउन इन इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन क्रिएटेड अ नीड फॉर ओवरसाइट। तो दोस्तों ये ब्रेकडाउन हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन में, फिर इसने बढ़ावा दिया आगे के लिए कुछ सोचने के लिए या आगे कोई इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 45 गवर्नमेंट्स मेट एट, जो 45 गवर्नमेंट्स के दो रिप्रेजेंटेटिव थे दोस्तों वो मेट एट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन माउंट वॉशिंगटन होटल इन ब्रेटन वुड्स, जो कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में दोस्तों माउंट वॉशिंगटन होटल में ब्रेटन वुड्स में न्यू हेम्सपेयर में यूनाइटेड स्टेट्स में मिले। और वहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया कि एक फ्रेमवर्क, जो पोस्ट वॉर के बाद एक फ्रेमवर्क इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड हाउ टू रीबिल्ड द यूरोप, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया और यूरोप को दोबारा कैसे बनाया जाए, रीबिल्ड कैसे किया जाए। देयर वर टू व्यूज ऑन द रोल ऑफ द IMF शुड एज्यूम एज ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। दोस्तों वहाँ पे दो व्यूज थे, जैसे कि रोल था देखिए IMF शुड एज्यूम एट द ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अमेरिकन डेलीगेट हैरी डिक्स्टर वाइट फिल्शू एंड IMF that functioned more like a bank, making sure that borrowing states could repay their debts on the time. Most of the White's plan was incorporated into the final acts adopted at the Bretton Woods। दोस्तों उसका व्यू ये था कि एक IMF होना चाहिए जो कि बैंक की तरह फंक्शन करे और जो ये इंश्योर करे कि जो स्टेट्स हैं जिन्होंने लोन लिया है वो टाइम पे रिपे कर सकें उसको। तो जितने भी दोस्तों ये वाइट्स प्लान थे उनको इनकॉर्पोरेटेड कर लिया गया था फाइनल एक्ट्स में, जो कि ब्रेटन वुड पे अडोप्ट हुए थे। अब दोस्तों जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जॉन मैन्यार्ड केन्स, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने भी इमेजिन किया था कि जो IMF वुड बी ए कोऑपरेटिव फंड, जो दोस्तों IMF है वो एक कोऑपरेटिव फंड की तरह होना चाहिए, अपॉन विच मेंबर स्टेट्स को ड्रॉ टू मेंटेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ से जो मेंबर स्टेट्स हैं उसके वो वहाँ से फंड ले सकें ताकि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर सकें एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू द पीरियोडिक क्राइसिस। अगर कोई पीरियोडिक क्राइसिस चल रहे हैं दोस्तों तो उस टाइम पे वो एम्प्लॉयमेंट दे सकें। द IMF फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 27 दिसंबर 1945। दोस्तों ऑफिशियली जो IMF है वो एग्जिस्टेंस में कब आया था, 27 दिसंबर 1945 को, वैन फर्स्ट 29 कंट्रीज रेटिफाइड इट्स आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें पहले 29 मतलब दोस्तों जो उस टाइम पे इसमें फाउंडिंग में थे तब उस टाइम पे 29 कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया था इट्स आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट को। बाय द एंड ऑफ 1946 द IMF हैड ग्रोन टू 39 मेंबर्स। दोस्तों 1946 के लास्ट दौर तक IMF जो 39 मेंबर्स पे पहुंच चुका था। ऑन 1 मार्च 1947 द IMF बिगेन इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन। 1 मार्च 1947 को IMF ने इसके फाइनेंशियल ऑपरेशन शुरू कर दिए थे और ऑन 8 मई फ्रांस बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बोरो फ्रॉम इट। और दोस्तों 8 मई को फ्रांस जो कि पहला देश बन गया था जिसने इससे IMF से उधार लिया था। द IMF प्रोवाइडेड टू मेजर लीडिंग द IMF प्रोवाइडेड टू मेजर लैंडिंग पैकेजेस इन द अर्ली 2000। दोस्तों अर्ली 2000 में भी IMF ने 2 मेजर लैंडिंग पैकेजेस रिलीज किए थे टू अर्जेंटीना को ड्यूरिंग द 1998-2002 अर्जेंटीना ग्रेट डिप्रेशन। जब दोस्तों 1998 से लेकर 2002 तक जो अर्जेंटीना ग्रेट डिप्रेशन का दौर चल रहा था उसमें अर्जेंटीना को दिया था। एंड उरुग्वे आफ्टर द 2002 उरुग्वे बैंकिंग क्राइसिस। और दोस्तों जो उरुग्वे था उसमें बैंक क्राइसिस हो गए थे 2002 के बाद, तो उरुग्वे को दिया था। हाउ एवर बाय द मिड ऑफ 2000 यानी कि दोस्तों 2000 के बीच में IMF लैंडिंग वॉज एट इट्स लोवेस्ट शेयर ऑफ वर्ल्ड GDP। जो दोस्तों IMF ने जो उधार दिया था वो उसके लोवेस्ट शेयर थे ऑफ वर्ल्ड GDP के 1970 से लेके तब तक। एज ऑफ जनवरी 2012 द लार्जेस्ट बोरो फ्रॉम
IMF इन ऑर्डर वर, जो दोस्तों 2000 जनवरी में 2012 के हिसाब से जो लार्जेस्ट बोरोवर थे, जो बहुत बड़े जिन्होंने उधार दी थी दोस्तों IMF से, वो कौन कौन से थे? ग्रीस, पुर्तगाल, आयरलैंड, रोमानिया एंड यूक्रेन। जो दोस्तों एट द एंड ऑफ मार्च 2014, मार्च 2014 के खत्म होने तक IMF सिक्योर्ड एन 18 बिलियन बेल आउट फंड फॉर द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन इन द आफ्टरमैथ ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी। दोस्तों जो मार्च 2014 के एंड तक जो IMF है उसने 18 बिलियन का जो पैकेज था वो बेल आउट कर दिया था। फंड किसके लिए? प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जो यूक्रेन की। किसके बाद? रिवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी के बाद में। दोस्तों IMF का कोरोना को लेकर क्या रिस्पॉन्स था? इन लेट 2019 IMF एस्टिमेटेड ग्लोबल ग्रोथ इन 2020 टू रीच बाय 3.4%, but due to the coronavirus in November 2022 it expected to global economy to shrink by 4.4%। मतलब दोस्तों उनकी जो सोच थी, जो ग्लोबल ग्रोथ थी वो 2020 में 3.4% और ज़्यादा रीच करनी थी, बट कोरोना वायरस आने की वजह से नवंबर 2020 में उन्होंने देखा कि ये तो 4.4% के हिसाब से श्रिंक हो सकती है। इन मार्च 2022 इन मार्च 2020 सॉरी दोस्तों मार्च 2020 में जो क्रिस्टियन जॉर्जिया, यानी कि जो हाल में करंट में अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि IMF स्टूड रेडी टू मोबिलाइज, मतलब जो IMF है दोस्तों वो $1 ट्रिलियन को मोबिलाइज करने के लिए तैयार है एज इट रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक को रिस्पॉन्स करने के लिए। दिस वॉज इन एडिशन टू द 50 बिलियन फंड एट हैड अनाउंस 2 वीक्स अर्लियर। दोस्तों ये एक एडिशन था, उससे पहले ही कुछ दो हफ्ते पहले ही जो IMF है उसने 50 बिलियन का भी पैकेज निकाला था कोरोना के लिए, ऑफ विच 5 बिलियन हैड ऑलरेडी बीन रिक्वेस्टेड बाय ईरान, जिसमें से दोस्तों 5 जो बिलियन थे वो ईरान के द्वारा रिक्वेस्टेड किए जा चुके थे। One day earlier on 11 March the UK called to pledge 150 million to the IMF catastrophe relief fund। मतलब दोस्तों एक दिन पहला 11 मार्च को जो UK है उसने भी प्लेज किया था 150 मिलियन पाउंड जो कि IMF कैटास्ट्रोफ रिलीफ फंड में देने के लिए। It came to light on 27 March that more than 80 poor and middle income countries had sought a bailout due to the coronavirus। मतलब दोस्तों 27 मार्च को ये लाइट में आया था कि 80 से ज़्यादा पुअर और मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोरोना वायरस के लिए बेल आउट, मतलब उन्होंने बेल आउट पैकेज के लिए मांग की है। ऑन अप्रैल 2020 13 अप्रैल 2020 को दोस्तों द IMF सेड दैट इट would provide immediate debt relief to 25 member countries under its catastrophe containment and relief trust program। दोस्तों 13 मार्च 2020 को IMF ने बोला था कि यह जो 25 कंट्रीज हैं उनको प्रोवाइड करेगा इमीडिएट डेब्ट रिलीफ, यानी कि इसने दोस्तों 25 कंट्रीज को जो डेब्ट था वो उसके लिए रिलीफ प्रदान कर दिया था। जो इसकी जो प्रोग्राम चल रहा था उस प्रोग्राम के अंडर में जो कैटास्ट्रोफे कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट। In November 2020, the fund warned the economic recovery may be losing momentum as COVID-19 infections rise again and that more economic help would be needed। दोस्तों नवंबर 2020 में फंड वार्नड द इकोनॉमिक रिकवरी में बी लूजिंग, उन्होंने बोला था कि जो इकोनॉमिक रिकवरी होनी चाहिए थी वो लूज कर सकती है इसका मोमेंटम क्योंकि कोविड इन्फेक्शंस दोस्तों दोबारा बढ़ रहे थे उस टाइम पे, एंड मोर इकोनॉमिक हेल्प वुड बी नीडेड, और उसने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक हेल्प भी ज़रूर चाहिए होगी। दोस्तों मेंबर स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 190 कंट्रीज, आपको पता है मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि इसके 190 कंट्रीज मेंबर हैं। नॉट ऑल द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द IMF आर सोवरेन स्टेट्स एंड देयरफॉर नॉट ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द IMF आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये कहना चाहता है कि दोस्तों जितने भी कंट्रीज हैं या जो इसके मेंबर हैं वो सारे के सारे सोवरेन स्टेट्स नहीं हैं, और ये भी कहना चाहता है कि जितने भी इसके सारे मेंबर हैं वो सारे के सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर भी नहीं हैं। Amidst member countries of the IMF that are not member of states of the UN,
इसमें ये बता रहा है कि दोस्तों जो मेंबर कंट्रीज हैं आईएमएफ के बट मेंबर नहीं है यूएन के, आर नॉन सॉवरन एरियाज, जो कि मतलब खुल मतलब अपने अपने आप में आज़ाद नहीं है दोस्तों, विद स्पेशल ज्यूरिस्डिक्शन दे आर ऑफिशियली, वो कुछ स्पेशल ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर, वो कुछ किसी की सॉवरेनिटी के अंडर हैं, यानी कि जैसे दोस्तों फुल यूएन मेंबर स्टेट्स के अंडर में, सच एज अरूबा, कुराक्वाओ, हांगकांग एंड मकाओ एज वेल एज कोसोवो। ये दोस्तों वो हैं जो कि सोवरन नहीं हैं और किसी न किसी की सोवरेनिटी के अंडर हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द आईएमएफ आर आल्सो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट मेंबर्स एंड वाइस वर्सा। दोस्तों जितने भी आईएमएफ के मेंबर हैं वो सारे के सारे आईबीआरडी के मेंबर भी हैं, और जितने दोस्तों आईबीआरडी के मेंबर हैं वो सारे के सारे आईएमएफ के मेंबर भी हैं। फॉर्मर मेंबर्स आर क्यूबा, दोस्तों फॉर्मर मेंबर्स क्यूबा जैसे कि जिसने 1964 में लेफ्ट कर दिया था, एंड ताइवान विच वॉज इजेक्टेड फ्रॉम आईएफ इन 1980 आफ्टर लॉसिंग, मतलब इसने दोस्तों 1980 में लॉस कर दिया था, यानी कि इजेक्ट कर दिया था आईएमएफ से, लॉसिंग द सपोर्ट ऑफ द देन यूनाइटेड प्रेसिडेंट, जो उस टाइम के यूनाइटेड प्रेसिडेंट थे दोस्तों जिमी कार्टर, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। However, Taiwan province of China is still listed in the official IMF indices। इसमें ये कहना चाहता है कि दोस्तों जो ताइवान प्रोविंस है चाइना का वो अभी भी लिस्टेड है ऑफिशियल आईएमएफ इंडिसेस में। अपार्ट फ्रॉम क्यूबा द अदर यूएन नेशन स्टेट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू आईएमएफ आर, मतलब दोस्तों क्यूबा को छोड़ के जो अदर यूएन स्टेट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द आईएमएफ, जो आईएमएफ से नहीं मतलब बिलोंग करते हैं, वो कौन कौन से हैं दोस्तों? लिचेनस्टेन, मोनाको एंड द नॉर्थ कोरिया। अंडोरा बिकेम द 190th मेंबर ऑन 16 अक्टूबर 2020। जो दोस्तों अंडोरा है वो 190वां मेंबर कब बना इसका आईएमएफ का? 16 अक्टूबर 2020 को। द फॉर्मर चेकोस्लोवाकिया वॉज एक्सपेल्ड इन 1954। जो दोस्तों चेकोस्लोवाकिया था पहला, जिसको चेकोस्लोवाकिया बोलते हैं हम उसको, 1954 में उसने भी एक्सपेल कर लिया था आईएमएफ से, फेलिंग ड्यू टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड डाटा, जिस मतलब जो डाटा चाहिए था दोस्तों वो नहीं दे पाया था, उसमें फेल हो गया था, एंड वॉज री एडमिटेड इन 1990। उसको दोबारा फिर 1990 में री एडमिट किया गया आफ्टर द वेलवेट रिवोल्यूशन। पोलैंड ने दोस्तों कब? पोलैंड ने 1950 में इससे विड्रू कर लिया था, एलएचडी प्रेसिडाइज्ड बाय द सोवियत यूनियन, जिसको कहते हैं कि सोवियत यूनियन ने उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था एक्सपेल्ड होने के लिए, वहाँ से विड्रॉ करने के लिए, बट 1986 में दोबारा रिटर्न करके आ गया पोलैंड आईएमएफ में। अब दोस्तों इसके फंक्शंस क्या हैं? अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ इटसेल्फ इट वर्क्स फॉर फोस्टर ग्लोबल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दोस्तों ये इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए वर्क करता है मेनली बाय प्रोवाइडिंग पॉलिसी एडवाइस एंड फाइनेंसिंग द मेंबर्स बाय वर्किंग विद द डेवलपिंग कंट्रीज। और दोस्तों इसका मेन काम क्या होता है कि जो पॉलिसी एडवाइस देता है एंड फाइनेंसिंग द मेंबर्स बाय वर्किंग विद द डेवलपिंग कंट्रीज, और जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको फाइनेंस की हेल्प भी करता है ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी और पॉवर्टी को कम करने के लिए जो उन्होंने एम बनाए हुए हैं उनको अचीव कर सकें। द आईएमएफ प्रोवाइड्स अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग सच एज पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी, मतलब इसके लिए भी दोस्तों वो फाइनेंसिंग करता है पॉवर्टी रिडक्शन और ग्रोथ फैसिलिटी के लिए भी। अपॉन द फाउंडिंग ऑफ द आईएमएफ इट्स 3 प्राइमरी फंक्शंस, जो दोस्तों इसके मेन 3 प्राइमरी फंक्शंस हैं। टू ओवरसी द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट बिटवीन द कंट्रीज, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है दोस्तों उसके अरेंजमेंट को देखना। थस हेल्पिंग द नेशनल गवर्नमेंट मैनेज देयर एक्सचेंज रेट, जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं उनको उनकी हेल्प करना ताकि वो अपने एक्सचेंज रेट को मैनेज कर सकें। एंड अलोइंग दीज गवर्नमेंट्स टू प्रोट्राइड इकोनॉमिक ग्रोथ, और वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अपनी प्रायोरिटी बेस पे रख सकें। टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल एड टू द बैलेंस ऑफ द पेमेंट्स एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस। और दोस्तों टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल, मतलब कि कुछ देशों को थोड़ी थोड़ी मतलब पैसे देता रहता है ताकि उनके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है दोस्तों वो बने रहें और प्रिवेंट करे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस स्प्रेड ना हो। टू हेल्प मैंड द पीसेज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, जो दोस्तों ग्रेट डिप्रेशन के बाद इंटरनेशनल इकोनॉमी है एंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमी है जो थोड़ी सी उसको मेंड करने के लिए, उसके पीसीज को मेंड करने के लिए हेल्प करता है। एज वेल एज टू प्रोवाइड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए
वो प्रोवाइड करवाता है, एंड प्रोजेक्ट सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए भी दोस्तों काफ़ी फाइनेंसिंग करता है। अब दोस्तों जो मेन और करंट में हाल ही में मुद्दा बना हुआ है दोस्तों आईएमएफ और पाकिस्तान का, तो दोस्तों थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे अभी आपको पता है हाल ही में आईएमएफ ने रिसेंटली भी पाकिस्तान में विजिट किया था ताकि पाकिस्तान को कुछ लोन दिया जा सके, और उसमें आईएमएफ ने उसके सामने कुछ शर्तें रखी थी पाकिस्तान के सामने, तो थोड़ा सा एक बार उनके बारे में भी जान लेते हैं। As of October 2021, total public debt and liabilities of Pakistan are estimated to be about 63.279 trillion oblique US 140 बिलियन डॉलर। दोस्तों 2021 के हिसाब से जो पाकिस्तान का टोटल पब्लिक डेब्ट एंड लाइबिलिटीज़ है पाकिस्तान की, वो कितनी है 63 ट्रिलियन, और हम कह सकते हैं कि 140 बिलियन यूएस डॉलर, विच इज़ 89% ऑफ द ग्रोस डोमेट, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी का 89% है। एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मिशन लेड बाय मिस्टर नाथन पोर्टर, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक मिशन में मतलब इसका एक मिशन है दोस्तों, जो कि मिस्टर नाथन पोर्टर के द्वारा लेड किया गया था। विजिटेड द इस्लामाबाद, उन्होंने इस्लामाबाद पाकिस्तान में विजिट किया ड्यूरिंग द जनवरी 31 एंड फरवरी 9 तक, और वहाँ पे मतलब डिस्कशंस किए अंडर द 9th रिव्यू ऑफ द अथॉरिटीज़, उनका जो अपना रिव्यू प्रोग्राम था उसके अंडर में डिस्कशंस किए। सपोर्टेड बाय द आईएमएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जो कि आईएमएफ के द्वारा सपोर्ट किया गया था, जिसको मैं बोलते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट। एट द एंड ऑफ द विजिट मिस्टर पोर्टर इशूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी दोस्तों। द आईएमएफ टीम वेलकम्स द प्राइम मिनिस्टर कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। आईएमएफ टीम वेलकम्स द प्राइम मिनिस्टर कमिटमेंट, की जो आईएमएफ की टीम है वो प्राइम मिनिस्टर के कमिटमेंट को वेलकम करती है। टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज नीडेड टू सेफगार्ड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए जो भी मतलब पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, उनका आईएमएफ वेलकम करती है। एंड थैंक्स द अथॉरिटीज़ फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, और जो अथॉरिटीज़ हैं उनका कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों आईएमएफ हैज sought a written assurance ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम द फ्रेंडली कंट्रीज। दोस्तों जो आईएमएफ ने कंडीशंस रखी हैं उनमें से एक कंडीशन यह भी है कि आईएमएफ को ना एक रिटन एश्योरेंस चाहिए ऑफ फाइनेंसिंग का, जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके द्वारा होना चाहिए, उनके द्वारा रिटर्न में देना होगा उनको एक एश्योरेंस। जो कि फ्रेंडली कंट्रीज कौन कौन सी दोस्तों, सऊदी अरेबिया, कतर, द यूनाइटेड अरब अमीरात, 30 जून से पहले 30 जून 2023 से पहले। अकॉर्डिंग टू आ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों यह भी है कि आईएमएफ आस्किंग फॉर 200% एश्योरेंस फ्रॉम द फ्रेंडली कंट्रीज, आईएमएफ ने 200% एश्योरेंस की मांग की है फ्रेंडली कंट्रीज से एंड मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स से, टू फिल द फाइनेंसिंग गैप ऑफ USD 6.7 बिलियन, जो 6.7 बिलियन यूएस डॉलर है उनका फाइनेंसिंग गैप भरने के लिए इन द एक्सटर्नल अकाउंट बाय द एंड ऑफ 2023 जून, और जून के 2023 के ख़त्म होने से पहले। पाकिस्तान नीड्स दोस्तों 6 बिलियन इन न्यू लोन्स टू ब्रिज द फाइनेंसिंग गैप, पाकिस्तान को 6 बिलियन यूएस डॉलर्स की जरूरत है एक फाइनेंशियल गैप को भरने के लिए। बट सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अमीरात एंड कतर हैव नॉट येट गिवन दीज लोन्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट बाय द पाकिस्तान, लेकिन दोस्तों सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, इनमें से अभी तक किसी ने भी पाकिस्तान को लोन नहीं दिया है। Finance Ministry officials said that written assurance must be provided by the executive directors of the respective friendly countries at the IMF। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिसर्स हैं उन्होंने दोस्तों यह बोला है कि जो रिटर्न एश्योरेंस है वो जो उनके एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर्स हैं रिस्पेक्टिव फ्रेंडली कंट्रीज़ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा रिटर्न एश्योरेंस होना चाहिए, जो आईएमएफ के पास भेजा जाएगा दोस्तों, जो कि ये भी एक कंडीशन आईएमएफ के द्वारा रखी गई है। द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ आर रनिंग फ्रॉम pillar to the post to get 100% confirmation from friendly donor countries and multilateral creditors before moving towards striking a staff level agreement with the IMF। दोस्तों जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं वो इधर से उधर भाग रहे हैं, बाकी जो अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं या जो मल्टीलेटरल क्रेडिटर्स हैं उनके पास जा रहे हैं ताकि उनसे 100% कन्फर्मेशन का एश्योरेंस लेके आए और उसके बाद वो IMF के लोगों के या स्टाफ के साथ एग्रीमेंट के साथ मीटिंग कर सकें। फ्रॉम इंक्लूडिंग द इम्प्लोजन ऑफ फाइनेंशियल बिल 2023 और मिनी बजट, स्लैशिंग सैलरीज, इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस टैरिफ्स, पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल प्री कंडीशन सेट बाय IMF। और दोस्तों IMF ने ये कंडीशंस भी सेट की थी कि
जो इम्पल्स उनका जो फाइनेंशियल बिल था और मिनी बजट था उसमें जो मतलब मिनी बजट यानी कि बजट को कम करके रखा जाए, और जो सेलेसिंग सैलरीज हैं सैलरीज को भी थोड़ा ध्यान में रखा जाए। इनके जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस हैं उसके टैरिफ्स को बढ़ा दिया जाए। पाकिस्तान में ने इन सभी पॉलिसीज को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया था। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ रिवाइज्ड डाउनवर्ड द जीडीपी ग्रोथ। और दोस्तों ये तो कल ही की न्यूज़ है, रिसेंट की न्यूज़ है ये तो दोस्तों। इसमें जिसमें यहाँ पे इंटरनेशनल ये 11 अप्रैल की न्यूज़ है दोस्तों। इसमें क्या है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये बोला है कि जो दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का वो क्या हो रहा है कि वो 2% से 0.5% पे जा रहा है करंट फिजिकल ईयर, यानी कि 2023 का जो करंट फिजिकल ईयर है उसके लिए। द फंड प्रोजेक्टेड अ राइज इन इन्फ्लेमेशन फ्रॉम 9.9% टू 7 एंड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 6.2% टू 7%। यानी कि दोस्तों जो इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है वो 19.9% से 27.1% की तरफ जा रहा है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट है दोस्तों वो 6.2% से 7%, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी भी हो गई है दोस्तों। ये तो हाल की रिसेंटली की न्यूज़ है जो IMF ने रिवाइज किया था। तो दोस्तों अभी तक IMF ने पाकिस्तान को अभी तक लोन नहीं दिया है, और दोस्तों बाकी आगे जो होगा उसके बारे में फिर आगे मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी तक IMF ने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया है। तो देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान क्या सभी कंडीशंस को पूरा कर पाएगा, और उसके बाद क्या IMF पाकिस्तान को फिर लोन देगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, और फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें जरूर दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।